Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss third week of December के current affairs, right? साइंस एंड टेक के तीसरे हफ्ते, दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स रहे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे, उनको हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, MANPADS. क्या होता है ये? एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है कि भाई जब हमें एयरबॉर्न थ्रेट है, एयरबॉर्न थ्रेट मतलब कि हवा में से कोई थ्रेट है, वो चाहे कोई सुपरसोनिक क्रूज या हाइपरसोनिक व्हाटएवर, किसी तरह की क्रूज मिसाइल हो गई, कोई एयरक्राफ्ट हो गया, कुछ भी जो हमें हवा से थ्रेट है एनिमी की तरफ से, उसको टैकल करने के लिए, उसे डिफेंस करने के लिए. अब मैन पोर्टेबल ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी तरह की डिफेंस मैकेनिज्म है. आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. मैं से सीधा मिसाइल वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि मिसाइलें बहुत बड़ी होती है. छोटा सा एक पोर्टेबल डिवाइस होता है. अब अगर आपको लेंथ बताऊं तो इतना सी लेंथ होती है इसकी, 2 मीटर से कम होती है, जिसे कोई भी सोल्जर अपने कंधे पर रख के फायर कर सकता है. इसमें 3 टाइप्स होती हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे. तो इसे मैन पोर्टेबल क्यों कहा है? क्योंकि एक इंसान इसे उठा के लेके जा सकता है, कोई ज्यादा वेट नहीं होता है इसका, 15 से 20 किलो के आसपास होता है. Indian Army is undertaking a major strategic shift in its air defense operations, repurposing its man-portable air defense system to specifically counter the rising threat of subsonic cruise missiles. Subsonic cruise missiles. मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, दिया सरफेस टू एयर मिसाइल. जाहिर सी बात है, जब थ्रेट एयर में है, जैसे कोई जहाज हो गया, कोई मिसाइल हो गई सबसोनिक स्पीड पे, तो उसे जब वो थ्रेट एयर में है तो सरफेस टू एयर मिसाइल ही होगी. सरफेस टू एयर मिसाइल दैट कैन बी फायर्ड बाय एन इंडिविजुअल और स्मॉल टीम ऑफ पीपल अगेंस्ट द एयरक्राफ्ट और मिसाइल. अभी तक एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट है, उसे रीपर्पस कर रहे हैं, यानी उसे अपग्रेड कर रहे हैं फॉर मिसाइल्स एज वेल. These weapons often are described as shoulder fire anti-aircraft missiles. ऐसे कंधे पर रख के आप उसे फायर कर सकते हैं. इवन इनकी बात करें तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते हैं. इवन मैंने खुद यूज करके देखा, यूज नहीं करके देखा, दैट वुड नॉट बी करेक्ट. बेसिकली चंडीगढ़ में ना एक वो लगी थी, एग्जीबिशन काइंड ऑफ थिंग लगी थी, जहां पर इंडियन आर्मी अपने वेपन्स को डिस्प्ले कर रही थी. तो वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, उसे रख के देख रहे थे अपने कंधे पर. जैसे जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की, इसको मैंने एक्चुअल में अपने कंधे पर रख के देखा, तो बहुत हैवी नहीं होता है, मतलब बेरेबल वेट होता है, 15 से 20 किलो बेरेबल ही होता है. They are generally less than 2 meters in length and weigh around 20 kg. 20 किलो से भी कम ही होता है. The United States and the Soviet Union first deployed the man-portable air defense systems, respectively in 1960s, to provide infantry with a portable anti-aircraft weapon. The military of about 105 countries in the world operates MANPADS, although only 12 country, जिसमें भारत भी है, इसे प्रोड्यूस करता है. मतलब यहाँ पर हम इसे डेवलप भी करते हैं. The most famous MANPADS या US made Stinger, यह सोवियत का simply SS7 with the China made FN16 being the latest entrant in the field of man portable air defense systems. These tunnel types, कमांड लाइन साइट होता है, एक लेजर गाइडेड, एक इंफ्रारेड सीकर. कमांड लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि हम कंटिन्यूसली उसे रिमोट से सिग्नल दे रहे हैं, रिमोट सिग्नल के थ्रू हम उसे ऑपरेट कर पा रहे हैं. दूसरा होता है लेजर गाइडेड, यानी किसी डिवाइस के ऊपर या किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर लेजर टैग लगा के फिर उसके ऊपर अटैक करना. या इंफ्रारेड सीकर या हीट सीकर. अब इंफ्रारेड से कोई मिसाइल किसी जगह का टेम्परेचर डिटेक्ट करती है. जब वो किसी एयरक्राफ्ट के पीछे जा रही है तो देखती है कि एयरक्राफ्ट से इंजन से बहुत सारी हीट निकलती है, तो वो सिर्फ हीट को देखती है और हीट के पीछे जाके उसे उड़ा देती है. The most common, frequently called the heat-seeking missiles, however, are infrared seekers that acquire the target by detecting the heat of an aircraft's engine. क्योंकि अब इंजन इतनी गर्मी प्रोड्यूस करेगा, थ्रस्ट पैदा करेगा, राइट? अब इसमें होता क्या है, एक मिसाइल पैकेज होता है, एक ट्यूब की तरह, एक लॉन्चिंग मैकेनिज्म और एक ऑब्वियसली बैटरी उसे लॉन्च करने के लिए. सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब मैं इसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? ब्लू बर्ड सैटेलाइट बेसिकली अमेरिका की कंपनी है AST स्पेस मोबाइल. 21 दिसंबर को एक लॉन्च करने जा रहा है इसरो अपने SLV बोल गया, LVM, ठीक है, जिसे पहले हम GSLV Mark 3 बोलते थे. अब ये लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल Mark 3 रॉकेट के थ्रू, इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, 640 टन का लिफ्ट ऑफ मास है इसका.
तो 640 टन के लिफ्ट ऑफ मास के साथ भारत का सबसे हैवी रॉकेट इस सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है ब्लू बर्ड 6। अब ये सैटेलाइट करेगी क्या? ये सैटेलाइट खुद ही 6.4 टन की है, खुद ही 6.4 टन की सैटेलाइट है, और 6.4 टन की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में जाके ये छोड़ देगा। सैटेलाइट करेगी क्या? सैटेलाइट हर मोबाइल डिवाइस को डायरेक्ट वाईफाई सिग्नल देगी, ऐसे समझ सकते हो आप। मतलब लिटरल सेंस में उसे इंटरनेट प्रोवाइड करेगी हर मोबाइल डिवाइस को, डायरेक्टली फोन पे इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट। सोचो कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी है। पर्पस डिजाइन टू प्रोवाइड डायरेक्ट टू डिवाइस, ऐसे सैटेलाइट से सीधा मोबाइल के साथ लिंक होगा। डायरेक्ट टू डिवाइस इंटरनेट कनेक्टिविटी एनेबलिंग मोबाइल फोन्स टू एक्सेस ब्रॉडबैंड विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल सेल टावर्स। डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड कमर्शियल कंपनी AST स्पेस मोबाइल फॉर ग्लोबल मोबाइल कवरेज। वेट एंड साइज की बात करें, लगभग 6.5 टन, मैंने 6.4 बोल दिया था, 6.5 टन, मेकिंग वन ऑफ द हेवीएस्ट सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इसरो। ऑर्बिट की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये घूमेगा। और टेक्नोलॉजी की बात करें, फीचर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्ड एरे इसकी बात कर रहे हैं, इस एंटीना की बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना जो स्पेस में गया, 2400 स्क्वायर फीट इसका एरिया होगा। इतना बड़ा एंटीना स्पेस में धरती की तरफ ऐसे मुंह करके रहेगा, जो डायरेक्टली वाईफाई सिग्नल दे पाएगा आपके सेल फोन्स को, राइट। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑब्वियसली यार ग्लोबल कवरेज को, ग्लोबल ब्रॉडबैंड को, ये कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। कोलैबोरेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन इंडो यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन एंड कमर्शियल स्पेस वेंचर्स। फिर फ्यूचर इम्पैक्ट, इट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रीजन्स विदाउट सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पर सेल टावर्स भी नहीं है, मोबाइल टावर्स भी नहीं है, वहां पर भी ये इंटरनेट एक्सेस दे पाएगा। अब ये रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे पहले GSLV मार्क 2-3 कह देते थे, या बाहुबली ऑफ इसरो बोल देते हैं, इज अ हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। भारत का सबसे बड़ा रॉकेट इसको यूज किया जा रहा है इसे ऊपर पहुंचाने के लिए। इट इज डिजाइन टू कैरी लार्ज सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। जैसे रॉकेट की ही बात कर लें तो 43 मीटर के आसपास कुछ है इसका हाइट है, और 640 टन इसका लिफ्ट ऑफ मास है। कर क्या सकता है ये? लगभग 4 टन तक का वेट जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लेके जा सकता है, और 10 टन तक का वेट ये लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकता है, इतनी एबिलिटी है इसकी। इट इज अ 3 स्टेज रॉकेट, जिसमें 2 स्टेज सॉलिड है और एक लिक्विड कोर है, एंड अ क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो लास्ट है। इट हैज बीन यूज्ड हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और भारत का जो गगनयान प्रोजेक्ट है उसमें इसका यूज होगा या हो रहा है। इंटरप्लैनेटरी मिशन जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन में भी इसका यूज हुआ। इट इज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन फ्लाइट विद दिसंबर 2014 एंड इज नोन इट्स रिलायबिलिटी और हेवीली पेलोड कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुवा 64। ध्रुवा 64 क्या है? भारत के द्वारा डेवलप किया गया, इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक माइक्रो प्रोसेसर है जो 64 बिट के ऊपर काम करेगा। India has launched Dhruva 64 microprocessor developed by CDAC, Center for Development of Advanced Computing, under the Microprocessor Development Program of the Government of India. ये एक जनरल पर्पस प्रोसेसर है जिसे 5G टेक्नोलॉजीज के साथ यूज किया जा सकता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये 64 बिट के ऊपर काम करेगा, ड्यूल कोर प्रोसेसर है, और इसकी क्लॉकिंग स्पीड है 1 गीगाहर्ट्ज। क्लॉकिंग स्पीड एक फेनोमेना होता है जो प्रोसेसर की स्पीड को डिफाइन करने का एक तरीका है, आप ऐसे समझ सकते हैं। Fully indigenously designed and developed in India, function act as a brain of electronic devices। अब कोई भी प्रोसेसर किसी भी तरह का काम कर सकता है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होता है उसका माइक्रो प्रोसेसर। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे चेंजेस आएंगे उसमें, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द माइक्रो प्रोसेसर। सिग्निफिकेंस, इट इज सुटेबल 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भारत को 5G टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाने में ये हेल्प करेगा। ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोटिव कार्स जो हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्ट्रेटेजिक यूसेज, इट रिड्यूसेस इंपोर्ट डिपेंडेंस, एम्ड इंडिया 20% ग्लोबल माइक्रो प्रोसेसर कंजम्पशन। दुनिया भर में जितने माइक्रो प्रोसेसर्स कंज्यूम होते हैं उसमें से बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ भारत में यूज होता है। और अभी भी माइक्रो प्रोसेसर्स को लेके हम
इंपोर्ट डिपेंडेंट है, मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ताइवान से, चाइना से। अब ध्रुवा 64 अगर हम लोकल लेवल पर डेवलप कर पाएंगे या उसे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे तो हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा, रिलायंस कम होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, डार्क मैटर। क्या होता है डार्क मैटर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं लेक्चर को ना। डार्क मैटर एक ऐसा फिनोमिना है जिसके बारे में हम बातें तो बहुत देर से कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पर अभी तक इसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है। Recent research paper published in Journal of Cosmology Physics has reported evidence that may point to the long sought direct detection of dark matter, a substance that has remained elusive for decades. इसे आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था से कई, मतलब 70-80 साल पहले। आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट इसे कब किया है, पर आज तक हम इसे ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर हम डार्क एनर्जी की बात करें या डार्क मैटर की ही बात करें तो होता क्या है, जैसे ना ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्शन फोर्स, कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट या दो सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। डार्क एनर्जी ऑन द अदर हैंड इसका ऑपोजिट है, वो रिपल्सिव फोर्स है, रिपेल करती है, एक दूसरे को दूर करती है, ठीक है। द यूनिवर्स इज बिलीव्ड टू कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें से 68% के अराउंड हम मान के चलते हैं कि डार्क एनर्जी है, 27% के आसपास डार्क मैटर है, और बाकी बचा हुआ जो 5% से भी कम है वो ऑर्डिनरी मैटर है, जो आसपास का हमारे मैटर है, मैं, आप, ये प्रोडक्ट, एवरीथिंग दैट इज इन आवर हैंड और आवर हैंड इटसेल्फ, एवरीथिंग इज मैटर। तो वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में, दुनिया भी नहीं, ब्रह्मांड में 5% से भी कम ये मैटर है, और बाकी जो बच्चा है, जो जिसे हम खाली स्पेस मानते हैं, वो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी है, ठीक है। अब डार्क मैटर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। अगर डार्क मैटर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन का तरीका है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर है। पहले तो विजिबल स्पेक्ट्रम में हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो हम उसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में, पर सारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है। पर अगर कोई चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर रही है तो उसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ये एक समस्या है। It does not interact with the electromagnetic radiation. As a result, it does not emit, observe or reflect light. तो लगभग ये इनविजिबल ही है। Its presence is inferred from gravitational influence. जो gravitational influence है या gravitational fluctuations है या gravitational waves हैं, उनके थ्रू हमें indirect एविडेंस मिलता है। जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू हमें इनके इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिलते हैं। रोल ऑफ डार्क मैटर, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन गैलेक्सी फॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, ग्रेविटेशनल स्कैफोल्डिंग। की ऑब्जर्वेशन की बात करें, फ्लैट गैलेक्सी रोटेशनल कर्व्स वेयर स्टार ऑर्बिट फास्टर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द विजिबल मैटर अलोन। तो ऐसे कुछ फॉर्मेनोमिनास हैं, या ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो गई। ग्रेविटेशनल लेंसिंग मैंने बहुत बार क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, तो मैं यहाँ नहीं करने ला रहा हूँ, चलो कर ही देते हैं क्या होता है। जैसे मान लो दूर दराडे, मतलब बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई गैलेक्सी है, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर है अर्थ, तो इस ऑब्जेक्ट की, चाहे ये कोई ब्लैक होल हो सकता है, कोई गैलेक्सी हो सकती है, इसकी ग्रेविटी के कारण यहाँ से जो लाइट्स आ रही हैं वो यहाँ पर आके बेंड हो जाती हैं। अब उसका जो फोकस बनेगा वो अर्थ के ऊपर बन गया, तो हमें ये बहुत दूर की सैटेलाइट, बहुत दूर का कोई गैलेक्सी, कोई स्टार दिख जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ लेंसिंग, हमें जूम होकर दिखता है, ऐसे समझ लो। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। डायनामिक्स ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर्स व्हिच इंडिकेट्स मोर मास देन व्हाट इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। डार्क एनर्जी एंड कॉस्मिक एक्सपेंशन की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि डार्क एनर्जी रिपल्सिव फोर्स है, तो यूनिवर्स एक्सपैंड होता ही जा रहा है, बड़ा होता ही जा रहा है। Dark energy is associated with accelerated expansion of universe, a phenomena confirmed through observations of distant types of supernovas. It exerts a repulsive effect, repulsive force की तरह एक effect है, that cosmology scales. It is often linked conceptually to the cosmological constant introduced in Einstein's field equation. Right? Comparative influence की बात करें, while dark matter dominates gravitational interactions at the scale of galaxies and clusters, dark energy governs the universe
at the largest scale, influencing its expansion rate and ultimate fate of the universe. पूरा ब्रह्मांड कैसे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है मतलब हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। पर वो क्यों जा रही है, हम कह रहे हैं कि डार्क एनर्जी की वजह से जा रही है। डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करती है जो एक दूसरे को दूर कर रही है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। बोथ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी आर नोन ओनली थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस एज ऑफ नाउ, underscoring some of the most profound unanswered questions in the modern cosmology and fundamental physics. आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।